जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है अंतिम विदाई। दादा पोते का प्रेम। आज घर में बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी थी। सब ने बड़े ही चाव से खीर पूरी का मज़ा लिया। तब रोहन ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी क्या मैं एक कटोरी खीर दादू को भी दे आऊँ? उनको भी खीर बहुत पसंद है। तभी उर्मिला चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार बोला है कि यह खीर उस बुढ़े के लिए नहीं बनाई है मैंने। चुपचाप से खा लो वरना तुम्हें भी नहीं मिलेगी। आया बड़ा दादू का चमचा। अपनी मम्मी की इस तरह गुस्सा देखकर बेचारा रोहन चुपचाप खाना खाने लग गया। इस घर में दादू के अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपने दादू के साथ खेल खेला करता था। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादू के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, और उर्मिला हमेशा अपने बूढ़े ससुर के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह अगर दयाशंकर जी के पास गया तो वह उसके खिलाफ रोहन के कान भर देंगे। संजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज उर्मिला का जन्मदिन था। इसलिए उर्मिला ने पहले से ही सब तैयारी कर रख ली थी, बस संजय के आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी। उसमें उर्मिला ने अपनी कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया था और अपने मायके वालों को भी बुलाया था। उर्मिला खाना खाकर अपने ससुर के लिए थोड़ी सी रात की बची हुई रोटी और 2 दिन पुरानी बासी सब्जी, जिसमें गंदी सी स्मेल आ रही थी, उसने रोहन के हाथों भिजवा दी। रोहन खाना लेकर दादू के कमरे में गया। दादू, ओ दादू, दादू देखो मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आजा मेरा राजा बेटा, मेरी गोद में बैठ। तुझे देखे बिना तो मेरा खाना भी हजम नहीं होता। आजा, मैंने तुझे सुबह से नहीं देखा। नहीं दादू, मैं आपकी गोद में नहीं बैठूंगा। मम्मी ने मना किया है कि उस बूढ़े की गोद में नहीं बैठना। मम्मी ने कहा अगर मैं आपकी गोद में बैठूंगा तो रात में मुझे भूतनी आकर खा जाएगी, और अगर मैं चुपचाप से बैठ भी गया और मम्मी ने देख लिया तो मम्मी मुझे आज खाना नहीं देंगी। और पता है दादू, आज तो मम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनाई हैं। आज मम्मी ने कचौरी बनाई है और खीर भी बनाई है। दयाशंकर जी बोले, पर बेटा तुम मेरे लिए तो कचौरी और खीर लेकर ही नहीं आया, और यह रोटी कितनी सूखी हुई है। मेरे बुढ़े दांतों से ऐसी सूखी रोटी नहीं खाई जा रही है। दादू, मैं तो मम्मी को कहा था कि दादू को एक कटोरी खीर देते हैं, परंतु मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने कहा यह सब उनकी सहेलियों के लिए बनाया है। अच्छा, तो यह बताओ तुमने कचौरी खाई थी? कैसी बनी थी? बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। रोहन के मुख से बात सुनकर दयाशंकर जी के मुंह में पानी आ गया। रोहन बेटा, अब कचौरी और कितनी बची है? बहुत सारी बची हुई हैं दादू। तभी रोहन ने कहा, दादू मैं देखता हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं होंगी तो मैं आपके लिए एक कचौरी अपनी पैंट की जेब में रख कर ले आऊँगा। रोहन बाहर निकलकर देखता है कि मम्मी तो अभी मोबाइल पर बिज़ी हैं। चुपके से किचन में घुस जाता है और धीरे से कैस्ट्रॉल में से एक कचौरी लेकर अपने नन्हे नन्हे हाथों में छुपाए अपने दादू को लाकर देता है। दयाशंकर जी जैसे ही रोहन के हाथ में कचौरी देखते हैं, उनके मुंह से लार टपकने लगती है और वे बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से खाने लगते हैं। रोहन दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है कि कहीं उर्मिला यहाँ आ ना जाए, और दरवाजे पर खड़ा हुआ आश्चर्य से अपने दादू को खाते हुए देखता है। दादू, थोड़ा धीरे धीरे खाइए वरना गले में अटक जाएगा। दयाशंकर जी थोड़ी ही देर में कचौरी पूरी की पूरी चट कर जाते हैं। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को जो मिला था, वरना हमेशा
रात की बासी रोटी ही उन्हें खाने में दी जाती थी। आज रोहन की वजह से उन्हें थोड़े पल की खुशी मिल सकी। फिर दयाशंकर जी रोहन को कहते हैं, बेटा बहुत ही स्वादिष्ट कचौरी बनी थी, चुपके से एक और लाकर दे दे। एक से तो मन ही नहीं भरा और खाने का मन कर रहा है। रोहन ने कहा, अभी नहीं दादू, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं लाऊंगा। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उसे दिन की तरह दादू को कई दिनों तक भूखा रहना ही पड़ेगा। दयाशंकर जी को रह रहकर अभी उसी कचौरी का स्वाद याद आ रहा था। बच्चे की तरह उनका मन और कचौरी खाने के लिए मचल रहा था। रोहन ने कहा, दादू अभी मैं जाता हूँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। अगर रात को कचौरी और खीर बची तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। उर्मिला मोबाइल देखते हुए, रोहन खाना खाया क्या? उस बुढ़े ने हाँ मम्मी खा लिया। मम्मी पापा नहीं आए अभी तक? हाँ बेटा अभी नहीं आए पर आते ही होंगे। मम्मी आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया है? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी कार मंगवाई है। और दादू के लिए कुछ नहीं? बुढ़े के लिए कुछ नहीं मंगवाया। उसे क्या ज़रूरत है उसे बुढ़े के ऊपर इतने पैसे खर्चे करने की? वह देखो तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। संजय ने रोहन को गोद में उठाते हुए कहा, पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? ये देखो, अपने जैसी सुंदर सी तुम्हारे लिए एक गाड़ी। तुम्हें गाड़ी चलाना बहुत पसंद है ना? पापा यह तो बहुत ही सुंदर गाड़ी है, मैं इसे दादू को दिखा कर आता हूँ। दादू, ओ दादू, ये देखो पापा मेरे लिए एक सुंदर सी गाड़ी लेकर आए हैं। देखो कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल पापा की गाड़ी के जैसी। हाँ ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे पापा के गाड़ी के जैसी। फिर संजय ने उर्मिला से कहा, यह लो उर्मिला, तुमने जो भी मंगवाया था सब देख लो, कहीं कुछ सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी माँ के लिए, और बाबूजी के लिए इसमें कुर्ता और पजामा है। उर्मिला ने झट से कहा, बाबूजी को कुर्ते पजामे की क्या ज़रूरत थी? उनके पास अलमारी में पहले से ही बहुत सारे कुर्ते और पजामे भरे पड़े हैं और इस उम्र में वही कहीं जाते भी तो नहीं हैं। फालतू पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? संजय ने कहा, उर्मिला तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरे बाबूजी का ही दिया हुआ है। उर्मिला ने कहा, पर हमारे पास भी एक बच्चा है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम यूँ ही पैसे खर्चा करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी उस बुढ़े को तो कहीं जाना नहीं है, पूरे दिन घर में ही रहना है। संजय ने कहा, उर्मिला जब मैं तुम्हारी माँ के लिए ला सकता हूँ तो अपनी बाबूजी के लिए क्यों नहीं ला सकता? और तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है वह मेरे बाबूजी हैं और अगर मानो तो वो तुम्हारे भी बाबूजी हो सकते हैं। वह अभागा मेरे बेटे को निकल गया। खबरदार अगर और एक शब्द तुमने मेरे बाबूजी के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो। संजय तुम आज से इस घर में या तो वो बूढ़ा रहेगा या मैं। संजय ने कहा, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपने बाबूजी को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। अब आओ रोहन चलते हैं, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी इस घर में। नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे अपने दादू के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़े के साथ रहकर उसी की भाषा बोलने लगा है। तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मी आप मत जाओ प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगा? उर्मिला ने कहा, अपने पापा के पास सो जाना, मैं जा रही हूँ। अब पापा रोको मम्मी को। मम्मी क्यों जा रही हो? नहीं बेटा उसे जाने दो, और अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नहीं मैं दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उर्मिला गुस्से से घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है।
उर्मिला को गए आज पूरे 5 दिन हो गए थे। दादू को जब यह पता चला तो उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उर्मिला हमेशा उसे बुरा भला कहती थी, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती थी। फिर भी उसके ससुर उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करते थे। उनको बहुत बुरा लगा और वह उर्मिला के घर जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रहे थे। संजय भी उर्मिला के जाने से बहुत दुखी था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार उर्मिला को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। संजय बालकोनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर उर्मिला ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था। यह सारी बातें सोचते हुए संजय अपने अतीत में चला जाता है। उसे अपने कॉलेज के वो दिन याद आने लगे जब उर्मिला उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थी वह। भोला सा चेहरा, हिरनी सी आँखें, उसका शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उस पर इस तरह से खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया और उर्मिला भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। इतनी अच्छी थी वह ज़िंदगी, ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना किसी कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पंछी की तरह जिसकी ना कोई राह होती है और ना कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह से याद है जब एक बार उर्मिला के पापा ने उसे संजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बाण लगे पंछी की तरह ज़मीन पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। पापा, ओ पापा, मम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोल रही हैं। रोहन की आवाज़ सुनकर वह अपने सपने की दुनिया से बाहर आया। रोहन फ़ोन लिए खड़ा हुआ था। संजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से उर्मिला की आवाज़ आई। हेलो संजय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। संजय, मुझे रोहन चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरा बेटा दे दो। लौट आओ उर्मिला अपने घर। देखो कोई कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, आपका रोहन भी कर रहा है। सब प्लीज़ लौट आओ। नहीं संजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपके बाबूजी उस घर में रहेंगे तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हो, अपने बाबूजी को या मुझे। और मैं रोहन को लेने आ रही हूँ, भेज दोगे ना मेरे साथ? हाँ, ले जाओ अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपका बेटा है, आपके पास बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। यह कहते कहते संजय का गला रुंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। अब वह बहुत ज़्यादा अंदर तक टूट चुका था। वह कभी भी उर्मिला से दूर रहना नहीं चाहता था और बाबूजी को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी, इसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियाँ, बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीद लिए उसका बूढ़ा बाप, और दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य, वह उसका प्यार। रोहन को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या? वह ना अकेला बाबूजी उसे चाहिए और ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम नहीं था, पर पता नहीं किसकी नज़र लगी उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को कि नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा। उससे पहले ही वह बाबूजी से कुछ बोल पाता, बाबूजी बोल पड़े। क्या हुआ बेटा? किसका फ़ोन था? उर्मिला का फ़ोन था क्या? क्या वह वापस आ रही है? हाँ हाँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जाने हमसे दूर होने के लिए और रोहन को ले जाने के लिए।
संजय ने उर्मिला के साथ हुई सारी बातें बाबूजी को बता दी। बेचारे दयाशंकर जी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, उन्हें वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। संजय की बात सुनकर दयाशंकर जी कुछ देर खामोश हो गए। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चले जाएंगे, पर कभी भी संजय उर्मिला को अलग नहीं होने देंगे। बाबूजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर संजय हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह रहे हो आप बाबूजी? आप अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम में क्यों जाओगे और एक अनाथ की ज़िंदगी क्यों जियोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप उर्मिला के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर उर्मिला से शादी नहीं की होती, तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आई होती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। उर्मिला तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुमको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है, जो वृद्धाश्रम में ही गुजर जाएगा। पर अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद उर्मिला ही एकमात्र सहारा होगी तुम्हारा। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। जब कभी याद आए तो मिलने चले आना, वहाँ पर हर सुविधा होगी। नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही उर्मिला को। बाबूजी के बहुत ज़्यादा समझाने पर संजय मान गया और बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन बाबूजी का सारा सामान पैक करके संजय बाबूजी को ना चाहते हुए भी उनकी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। उर्मिला को जब ये बात पता चला तो बहुत खुश हुई और उसे घर में कोई समस्या नहीं थी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब संजय में पहले वाली बात नहीं रही थी। संजय अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता था। उर्मिला जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। संजय हमेशा बाबूजी से मिलने जाया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता, बाबूजी से मिलकर ही आता। वृद्धाश्रम आने के बाद संजय के बाबूजी अचानक बीमार रहने लगे। डॉक्टरों और नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन संजय को बाबूजी के कहने पर किसी ने भी संजय से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि संजय के बाबूजी चाहते थे कि वे हमेशा खुश रहे। और जब कई दिनों के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वह बीमारी लगभग 2 वर्ष से पहले से है। जब भी बाबूजी से मिलने आता तो उर्मिला को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोकती थी। वह कभी कभी रोहन को भी अपने साथ ले जाया करता था, जिससे उर्मिला और भी ज़्यादा बिगड़ जाया करती थी। अब संजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों के बाद वहाँ जाया करता था, पर उसे यह पता नहीं था कि उसके बाबूजी को ब्लड कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार संजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि बाबूजी से मिलकर चलता हूँ। पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे बाबूजी कहीं भी नहीं दिखाई दिए। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। जब अस्पताल पहुंचा तो पाया कि बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। दवा के नशे में वे संजय को भी नहीं पहचान पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने संजय को उसके बाबूजी की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा सदमा लगा। उसने कभी भी नहीं चाहा था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा जब उसे अपने बाबूजी के हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, संजय, पता है यह बहुत भयानक बीमारी है।
अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहां इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर यह खुश रहें तो शायद कुछ ज़्यादा समय तक निकाल सकेंगे, वरना अगर यही चिंता करते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? संजय, इन्हें आप अपने घर ले जाओ। घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। अगर आपके साथ रहेंगे तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर संजय घर की ओर चला। उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वह थी उर्मिला। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर बाबूजी को घर नहीं लाया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अब संजय घर पहुंच गया तो रोहन भागकर उसकी गोदी में चढ़ गया। पापा, आज आप दादू के पास गए थे, कैसे हैं दादू? क्या वे मेरी याद करते हैं? हाँ बेटा, आपको बहुत याद करते हैं और कल हम उन्हें घर वापस लेकर आ रहे हैं। सच्ची? क्या आप पापा? हाँ सच्ची। संजय जब उर्मिला के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो उर्मिला? मैं ठीक हूँ संजय, आप ठीक हो? नहीं उर्मिला, मैं ठीक नहीं हूँ। पता है, आज मैं बाबूजी से मिलकर आया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्हें ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए तो उन्हें बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। उर्मिला, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं उन्हें घर ले आऊं? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ उर्मिला, इसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है संजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात आप नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल उर्मिला। उर्मिला के मुख से ऐसी बात सुनकर संजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा, यह सोचकर भगवान को धन्यवाद कहा और बाबूजी को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रोहन को साथ लेकर बाबूजी को लाने के लिए चला गया। आज वह बहुत ज़्यादा खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो यह भी भूल गया था कि जल्द ही उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएंगे। रोहन को साथ लिए वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, पर जैसे ही वह बाबूजी के कमरे की तरफ बढ़ा, उसके होश उड़ गए। आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आँखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया, क्योंकि उसके बाबूजी उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। आज उर्मिला की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और सीने में ज़ोरदार दर्द होने की वजह से उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो दोस्तों, संजय ने अपनी बीवी के बहकावे में आकर जो किया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।